Hello aspirants, welcome to this session. Here we are going to solve NEET Test 40 released by NTA. तो देखिए इसका फिज़िक्स पेपर का एनालिसिस सबसे पहले मैंने जो रियल टाइम सॉल्व किया है उसके बेसिस पे मैंने करके आपके लिए रखा है। उससे पहले एक चीज़ और जो अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई अपने एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि कंडीशंस आर नॉट दैट बैड कि एग्ज़ाम टाले जाएं एंड वी विल लुक ऑन द सिचुएशन जैसे डेवलप हो रही है और शायद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में डिसाइड करें। तो ये तो कहने की बात है, आपको तो खुद सबको पता है, न्यूज़ देख के जब 20,000 केसेस डेली आ रहे हैं तो सिचुएशन इज़ एक्चुअली बैड एंड इट्स वेरी अनलाइकली, स्पेशली नीट। जेई मेन तो शायद फिर भी हो जाए, बट नीट एक शिफ्ट में इतने सारे लोगों का एग्ज़ाम होना, इट सीम्स इम्पॉसिबल। सो ठीक है, बट वी विल स्टिल वेट। इसलिए मैं कहूँगा अभी भी रोज़ आप ये करते रहिए, अपना मनोबल मत टूटने दीजिए यार, क्योंकि इट्स एक्चुअली वेरी डिप्रेसिंग फॉर यू कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो एंड यू स्टिल डोंट नो वेदर द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू हैपन और नॉट। बट वट एवर, अब आपके साथ टफ टाइम है, कोई बात नहीं, ट्राई टू गेट ओवर इट एंड कीप फोकसिंग ऑन योर प्रिपरेशन। नाउ कमिंग टू द पेपर अगेन, देखिए जो क्लासीफाई मैंने किया है 17 क्वेश्चन ईजी हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन वो लैंग्वेज पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अपने को समझ आ गया क्या है, बट ठीक है। 21 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके मीडियम लेवल के मेरे को लगे हैं, 6 आर टफ और एक क्वेश्चन में एरर है क्योंकि फिगर कुछ और आ गया, क्वेश्चन कुछ और आ गया। सो उस एरर के कारण ही मैं वो 5 मार्क्स 4 मार्क्स एक तरह से अपन डिस्काउंट कर रहे हैं, 176 मार्क्स का ही मान के चलें। तो अगेन ऑलमोस्ट एनालिसिस ये देख के ये कह सकता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट एवरेज नीट पेपर जैसा होता है। तो अगेन आई विल से डिसेंट और अ गुड स्कोर, गुड का मतलब जो अच्छा सा आपका रेस्पेक्टेबल स्कोर वुड बी 130 135 प्लस टाइप्स, एंड फॉर वेरी गुड और यू कैन से फोड़ना है फिजिक्स तो 150 प्लस ही होना चाहिए। सो दैट इज़ माई एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। दिस इज़ अ पेपर यू कैन से ऑफ द एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल, जैसा आता है नीट का वैसा है। दो आई एम सेइंग कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे 2 क्वेश्चंस एक्सरेज के हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगा इन सबसे एक्सरेज को एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, लॉकडाउन का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, तो वो कर लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सॉल्विंग द पेपर। आज शुरू करते हैं NTA टेस्ट 40। सबसे पहले, in a hydrogen like atom, electron makes a transition from an energy level with quantum number n to another with n-1। तो एक लेवल नीचे उतर रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, n इज़ ग्रेटर देन 1। यार ये क्वेश्चन तो ऐसे कहीं आया हुआ है पहले भी, चलो देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज़ ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू। तो भाई जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा, देखिए अपन वो हमेशा से याद रखते हैं, वो अपन लिखते हैं वही RH/z² और ये हो जाएगा 1/, छोटा वाला लिखेंगे पहले n-1² -1/n², और इसी को आप बोलते हो h/nu। सो दैट इज़ RH/z²। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा, n² - n-1 का होल स्क्वायर अपॉन n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया न्यू फ्रीक्वेंसी, जो है क्या आ जाएगी बेटा, दैट इज़ RC/z²। ये तो कुछ कांस्टेंट हो गया। अब n² - n-1 का होल स्क्वायर, तो n - n-1 या a² - b² वाला फॉर्मूला लगाएं, तो एक तो क्या हो जाएगा n प्लस n-1 विच इज़ 2n-1, और एक हो जाएगा 1, तो 2n-1 इंटू 1, और नीचे आ जाएगा n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, n इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये जो ऊपर 2n-1 आपने लिखा है, ठीक है, ये जो ऊपर आपने 2n-1 वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है आपने 2n-1, ये 2n-1 की जगह डायरेक्टली अपन यहाँ पे क्या लिख सकेंगे, यू कैन राइट इट एज 2n अप्रॉक्सीमेटली, और नीचे ये n-1 को भी n लिख दिया, तो दिस इज़ n की पावर नॉट 3, दिस इज़ n की पावर 4, ठीक है। ये लगभग हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा, ले देखिए ये क्या बन रहा है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ऑप्शन ए के साथ आप जाओगे। तो यहाँ ये फैक्ट यूज़ करना है कि n इज़ ग्रेटर देन 1, वो फैक्ट आपको यूज़ करते हुए चलना था। चलिए, तो ये हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ये भी यार ये कोई जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, फोटो देखते ही देखते हैं। फिगर गिवन A and B are 2 particles having same magnitude of angular velocity but in opposite sense। ओमेगा सेम है, V सेम नहीं है, तो VA minus VB at T equal to π/2 ओमेगा इज़, ठीक है, T equals to π/2 ओमेगा। तो अब देखिए, इन ऑपोजिट सेंस एट T equals to π/2 ओमेगा सेकेंड्स, तो π/2 ओमेगा सेकेंड्स पे आपको बात करनी है। तो भाई π/2 ये इनिशियल फोटो मान के चलनी है अपने को। तो ये जो टाइम लिखा है आपको, सबसे पहले इसमें एंगल कितना कवर होगा, वो बोलते हो आप ओमेगा टी। तो ओमेगा टी कितना हो गया, ओमेगा इंटू π/2 ओमेगा। सो π/2 90 डिग्री घूम जाएगा, तो भैया ए तो यहाँ आ गया, ये वेलोसिटी हो गई, बी कहाँ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी किधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। तो भैया दोनों की वेलोसिटी के डायरेक्शन सेम है, तो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट ही होंगे, कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, आप जरा जो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्यार से लिख लो यार। वी ए क्या होगा, वी ए दिख रहा है माइनस आई कैप में होगा, तो इसको आप लिखोगे ओमेगा इंटू R1
और ये हो गया आपका माइनस आई कैप। वी बी क्या होगा, वी बी माइनस आई कैप ही होगा, तो ओमेगा इंटू आर टू इंटू माइनस आई कैप। क्या चाह रहा है बेटा, वी ए माइनस वी बी लिख दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा आर वन आई कैप, और वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओमेगा आर टू जे कैप नहीं बेटा, वो भी आई कैप ही होगा, गलती नहीं करते ना, ओमेगा आर टू आई कैप। तो देख लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है। आराम से, बस घबराना नहीं है, फ़ोटो देख के आराम से करिए, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट, एक पार्टिकल है m1 मास का, हेड ऑन इलास्टिकली भिड़ा एक और m2 से जो शांत बैठा था, एट रेस्ट था। m1 रिबाउंड स्ट्रेट बैक विथ 4/9 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब दूसरे डायरेक्शन में 4/9 काइनेटिक एनर्जी के साथ गया, देन m1/m2 4/9 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं देखूँ 4/9 ऑफ हाफ m1 u मान लूँ उसको u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर फाइनल स्पीड। तो v1 की वैल्यू यहाँ से बड़े प्यार से आ जाएगी 2u/3, और बेटर मैं इसको माइनस लिखूँ क्योंकि ये पीछे की तरफ गया है, ठीक है। ऐसे देखो आराम से, ये u से जा रहा था पहले m1, m2 शांत बैठा था, अब m1 तो पीछे चला गया, ये स्पीड अब आ गई आपके पास 2u/3, इसकी स्पीड मैंने मान ली कितनी हो गई v2। अब इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है पास आने की स्पीड पहले और दूर जाने की स्पीड बाद में सेम होगी, तो पहले पास आने की स्पीड थी u-0, अब ये ऐड हो जाएगा v2 प्लस v1, v1 की जगह मैंने 2u/3 लिख दिया, तो v2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा, u/3। तो v2 की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई u/3। तो अब चाहो जैसे इसे सॉल्व कर लो, चाहो तो बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो कि m1 इंटू यू इज इक्वल टू m1 इंटू माइनस 2u/3 प्लस m2 इंटू u/3, u गया, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों को ऐड करें तो ये 2/3 और 1 उधर गया, तो ये हो गया 5/3 m1, और यहाँ से बेटा ये आ रहा है m2/3, 3 गया, तो m1/m2 यहाँ से दिख रहा है बेटा, m1/m2 आपको 1/5 आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, तो मुश्किल नहीं है, आराम से मतलब करते हैं अपन इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा जैसा डेटा है उसको एनालाइज करिए, आगे बढ़िए। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, 3 फ्रेगमेंट्स में फूट गया, भाई रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल भी तीनों का मिला के 0 होगा, देखते ही चमकता है। पहले का 2p आई कैप, दूसरे का pj कैप, तो तीसरे का क्या होगा यार, सीधे सीधे कर लो इसमें कैप, 2p आई कैप पहले का, दूसरे का pj कैप, प्लस तीसरे का p3 लिख दिया, मिलके 0 होगा। तो p3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस 2p आई कैप माइनस pj कैप। तो भैया इसका जो मैग्नीट्यूड है p3 का कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दैट इज़ रूट ऑफ 5p। तो रूट 5p के दो ऑप्शन दिख ही रहे हैं। अब सबसे पहले तो देख लो बेटा, ये दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये होने वाला है, थर्ड में ही होगा ना, हाँ बिल्कुल भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये एंगल क्या होगा, जब भी देखिए जहाँ भी होगा, ऐसे देखिए एक्स में 2p इधर आ रहा है माइनस 2p, और इधर जा रहा है p, यूँ आएगा, तो ये दोनों को ऐड किया तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो भैया ये टेन थीटा हो गया आपका, तो इधर क्या था ये 2p और इधर क्या था p, तो देखते ही समझ आ रहा है बेटा टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, ना कि 2 होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोलोगे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी 1/2 हो जाएगी। तो ज़्यादा बेटर अगर अपन बोले एक्स एक्सिस से, अब ये डिपेंड करता है यार एंगल कहाँ से नापा है, पॉजिटिव एक्स से बोलोगे तो फिर वो वेक्टर के हिसाब से ये वाला एंगल कहलाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन और इसके बीच का एंगल है, तो पाई माइनस टेन थीटा, तो ये आपका रिजल्ट पाई माइनस थीटा सॉरी, तो पाई माइनस 10 इनवर्स 1/2। तो ये भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एंगल्स में थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बाकी तो सीधा सीधा प्रश्न है, करते हैं अपन ऐसे मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड। 5वां, कोअर्सिविटी गिवन है, सोलेनॉइड 500 टन का है, लंबाई 1 मीटर है, डीमैग्नेटाइज करना है, तो करंट कितना डालना पड़ेगा। तो भाइयों सीधे सीधे आपको पता है H इज़ इक्वल टू NI, H की वैल्यू कितनी दी है 4 × 10⁻3, N कितना है 500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही हो गया कि 1 मीटर ही है, इंटू I, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसको 4000/500 कर दिया, सीधा सीधा 8 एम्पियर। तो ये तो लड्डू है आपके लिए, मैग्नेटिज्म जनरली कई बार परेशान करता है, बट ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है, सॉल्व होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, छठा, टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ohm वन कैन यूज m rows of cells, each row having n cells, okay, the internal resistance of each cell is 0.5, the value of n and m if the total cell is 40। यार आपको सीधा पता है ये मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर वाले जब भी केस होते हैं, सीधा सीधा आपको पता है कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो एक्सटर्नल लोड के इक्वल आना चाहिए, इतना ही अपन को पता है, यही अपन सीख साख के चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ आपको पता है आर इक्वलेंट क्या होगा भाई, एक रो में n सेल हैं तो वो हो गया nr, और ऐसी m रोज़ हैं तो nr/m, ये इक्वलेंट हो गया, और इसको किसके इक्वल करना है r के, तो n/m इंटू 0.5 आपके लिए क्या आ रहा है 2/0.5, तो n/m की वैल्यू आ गई बड़े प्यार से 5। फिर टोटल सेल्स m × n 45 है, तो यहाँ से देख लीजिए,
अब अपने आप आपको लॉजिक बन जाएगा कि क्या होगा, प्रोडक्ट 45 है और रेशो 5 है, तो प्रोडक्ट 45 है, रेशो 5 है। अब 45 क्या होता है भैया, मुझे जो याद आता है 15 तिया, 15 और तिया, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 3, तो 15/3, तो 15 और 3, तो अब आपको समझ आ गया n की वैल्यू 15, m की वैल्यू 3। खूब पढ़े हैं डीसी सर्किट्स में, आप इस तरह के क्वेश्चन करते हो, होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत नोन है, बहुत पढ़ाते हैं, सब इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हैं, तो आना चाहिए। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन बिलो AB is a wire of length 100 centimeter, वही पोटेंशियोमीटर की तरह हो गया, with 5 ohm resistance, there is no deflection in the galvanometer, the current flowing in the wire AB is। अब भाई डिफ्लेक्शन है ही नहीं तो यहाँ से कुछ आएगा ही नहीं, तो जो भी है केवल इसमें फ्लो करेगा। ये एक सेकंड मैं थोड़ा और बेटर बना दूँ, केवल ये लूप ही काम करेगी क्योंकि मिक्सिंग हो ही नहीं रही है। मिक्सिंग हो ही नहीं रही तो उस लूप में देखो 1.5 बैटरी थी, 10 ओम ये आ गया, 5 ये आ गया, 15 हो गया, तो 1.5/15 करंट हो गया, आपके लिए क्या हो गया 1/10 एम्पियर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आगे कुछ करना ही नहीं है, कुछ डेटा वेटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधे सीधे आपसे सॉल्व हो जाएगा, आपको बस बेसिक्स आने चाहिए। चलिए 8वां, पावर ट्रांसमिशन लाइन, इनपुट पावर 2300 वोल्ट पे आ रही है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में 4000 टर्न है, आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट दे रहा है। द करंट इन द प्राइमरी इज़ 5 एंड एफिशिएंसी इज़ 90, द आउटपुट इज, भाई एफिशिएंसी है तो आपको पता है VS/IS वुड बी इक्वल टू 0.9 ऑफ VP/IP, या पावर बोल दें, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, वो 2300 से उसको 230 कर दिया, तो भैया सेकेंडरी वोल्टेज 230 है, सेकेंडरी करंट आपको बताना है, ठीक है, और 0.9 हो गया, प्राइमरी में कितना है 2300 है, और करंट भी कितना है 5, तो सब कुछ तो आ गया यार, अब क्या बचा है इसमें, तो 0.9 इसको यहीं से उड़ा दूँ, 10 हो गया, तो 0.9 इंटू 50, 50 इंटू 0.9, सीधा सीधा सस्ता सस्ता 45 एम्पियर, मजे करो, ऑप्शन ए 45 एम्पियर इज़ गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। चलिए 9th चलें, एक 60 वॉट 120 वोल्ट का बल्ब कनेक्ट किया है 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई से विथ एन इंडक्टेंस इन सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस सो दैट द बल्ब गेट्स करेक्ट। बल्ब गेट्स करेक्ट का मतलब बल्ब को 120 ही मिल रहा है, तो भैया आपको एक सिंपल सी चीज़ बताएं, जब भी AC लगाया, ये इंडक्टर लगाया, ये रजिस्टर लगाया, तो ये LR सर्किट हो गया, इस पे माना VL, इस पे माना VR, तो आपको पता है भाई VL² प्लस VR² RMS के अंदर अपन बोलते हैं RMS², दैट वुड बी इक्वल टू V सोर्स जो भी होगा उसका RMS²। तो भैया VL RMS कितना चाहिए, इसका मतलब आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, सोर्स का VRMS कितना है 240 माइनस 120², तो ये सीधा सीधा क्या बनेगा बेटा 120 कॉमन आके 120√3, ठीक है। इसका मतलब बल्ब पे तो 120 आ रहा है और इंडक्टर पे कितना आ रहा है 120√3, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, यही रेशो डायरेक्टली XL/R का बोल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 120√3/120, दैट इज़ √3। XL क्या होता है, XL होता है ω/L/R इज इक्वल टू √3। अब देखिए ओमेगा कितना है 60 का मतलब 2π × 60, L ढूंढ रहे हैं R आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पावर रेटिंग से, क्या गिवन हो तो इसको बोलते हो आप पावर रेटेड इज V/rated²/R, तो इसको बोलते हो आप V/rated²/P/rated। कितना हो जाएगा ये 120 × 120/60, तो ये 240 आ गया, ठीक है, तो ये 240 हो गया इज इक्वल टू √3, ये 60 और 2 120, 2 हो गया, तो L की वैल्यू हो गई 2√3/π हेनरी। मस्त क्वेश्चन है, बन जाता है, करते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप करते हो। बढ़िया, आगे 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 4 मिलीमीटर दूर है, कर दी साहब, स्लैब डाल दिया, कांस्टेंट 3 और थिकनेस 3, मतलब कुछ खाली रह गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सो एडजस्टेड द कैपेसिटेंस बिकम्स, अच्छा प्लेटों को भी एडजस्ट कर लिया, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो गया तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए C0 कितना था ε0 A/4 mm। अब जो नया होगा वो डायरेक्ट, अगर आप लोगों को याद हो फॉर्मूला, लेट से मैं बोलूँ अब जो भी थिकनेस था ये 3 mm, तो 3 mm/K जो भी होगा, प्लस जो भी नई थिकनेस है तो D माइनस 3 mm में एयर है, तो दैट इज़ 1, और ये वैल्यू आपको बोली है क्या है 2/3 ऑफ C0, तो यहीं से लिख लीजिए ε0 A, तो 3/3 हो गया ये, प्लस D माइनस 3/1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू ε0 A/4। यूनिट सारी अपने आप निपट रही है, ये गया 4 3 12, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस D माइनस 3, सो 2 प्लस 2D माइनस 6 12, सो 12 प्लस 16 18 16, तो D की वैल्यू क्या आ गई 16/2, दैट इज इक्वल टू 8 mm। सीधा आंसर हो गया। तो बस क्वेश्चन को समझिए, अपने फंडों को चेक करिए, आराम से मामला सेट हो जाएगा। चलिए अगला,
11वां, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जेड एक्सिस पे रख दिया, रख दो साहब, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 6, 8, 10 क्या होगी, 6, 8, 10। तो देखो भाई x में कितना है, x में चला 6, फिर y में कितना चल रहा है 8, और फिर z में चला 10, ठीक है। तो z में कितना चला उससे तो मतलब ही नहीं है, अपने को तो मतलब है कि यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r तो आपको समझ आ गया 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो जो मैग्नीट्यूड होगा सबसे पहले वो आप क्या लिखोगे, 2k लैम्डा बाय यही 0.1 लिख दें डिस्टेंस के हिसाब से। k की वैल्यू आपको पता है क्या लिखते हो, 9 × 10 की पावर 9, और लैम्डा कितना लिखा है आपने 10/9 नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर -9 अपॉन 0.1। तो ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो अब ये आपका हो गया 200। तो यूनिट तो 200 आ गई, ठीक है। और ये जो भी फील्ड है आपको पता है किधर आएगी, ये फील्ड आपको पता है जेड के अलॉन्ग तो आएगी नहीं, वायर की फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही जाएगी, मतलब वो एक्स वाई के अलॉन्ग ही जाएगी। तो के कैप वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, के कहीं नहीं आएगा। अब क्या बचे अपने पास, एक्स और वाई। अब उसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो डायरेक्शन देखने का एक सिंपल सा लॉजिक आप देखिए, अगर ये पॉइंट x में, देखिए x में होता तो इधर फील्ड होती, y में होता तो इधर फील्ड होती, अब ये कहीं बीच में आ गया, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ले या इस पॉइंट पे ही ले लें, इस प्लेन में कि z0 ले लेते, बात एक ही होती। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर वेक्टर यूं जाता, तो इस वेक्टर के अलॉन्ग ये एन कैप आपका निकल के आता। तो ये एन कैप बड़े प्यार से देखते, तो देखिए ये लेंथ 6 थी और ये लेंथ 8 थी, तो ये 6 और 8 आपकी लेंथ होती और ये एंगल 10 थीटा होता। तो देखते ही आपको समझ आ रहा है कि भैया जो इसके कॉम्पोनेंट होते, एक्स कॉम्पोनेंट कितना होता, वो होता 200 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे दिखती वो कॉस थीटा की वैल्यू आती 6/10। तो 6/10 की वैल्यू कर लीजिए, 20 × 6 120। तो एक्स में 120 होगा और ऐसी वाई में निकालोगे तो 160 आएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और डी ऑप्शन के साथ टिक कीजिए। देखिए मैं अपने कॉमन सेंस से ही सॉल्व करते हैं, बहुत आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको देखिएगा, बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है नीट के हिसाब से, बट ठीक है, टफ तो कहलाएगा। आगे चलिए, 12th, एक मास है 6 × 10⁻24 kg का, कंप्रेस किया इन स्फीयर सच अ वे दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द स्फीयर इज दिस, व्हाट शुड बी द रेडियस। तो भैया एस्केप वेलोसिटी गोटा लगा रखा है, √2 gm/r, बस चिपका दो, स्क्वायर मार दो, 9 × 10⁻16 कर दो, 2 g, अभी g को g लिख लेंगे यार, m कितना है 6 × 10⁻24 अपॉन r। तो r की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहीं से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये हो गया 4/3 × 10⁸, और g की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11। तो 6.67 को जनरली 20/3 लिख लो यार, ज़्यादा अच्छा लगेगा, 20/3, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 10⁻, कितनी आ रही है बेटा ये 10⁻−3। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये हो गया आपका 80/9 × 10⁻−3। तो 9 आ गया, 9 और ये मिलीमीटर आ जाएगा बेटा, किलोमीटर नहीं आएगा, 9 मिलीमीटर होगा। वैसे ही कंप्रेस किया भाई, किलोमीटर तो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग यू कैन मेक आउट। चलिए 11th, फिर ग्रेविटेशन, रॉकेट को फायर किया इस स्पीड से, ये स्पीड देखते ही चमकती है भाई लोगों, क्या है स्पीड, ये एस्केप से ज़्यादा है। तो फाइनली क्या बचेगी भैया, सीधा सीधा आपको पता है क्या लॉजिक लगाओगे भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ μ², जिसको लिख दिया 9gr, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ठीक है, इंटरेस्ट से दूर चला गया तो पोटेंशियल 0 हो गई, तो m उड़ा दिया, क्या बचा ये 9/2gr और gm/r, gm/r में r और r ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो gr बन गया, होशियार हुई, ठीक है, = v²/2। तो ये क्या हो गया, 9/2 में से 1 गया, 7/2 gr = v²/2। अब तो समझदार हो, √7 gr सीधा सीधा आ गया। तो ये भी करने लायक क्वेश्चन है, मतलब इजी से रेगुलर क्वेश्चनों में गिना जाएगा। बढ़ा दीजिए। अगला प्रश्न, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन बाय अ ब्लैक बॉडी एट 600 and 900 व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर एट 300 केल्विन इज। तो भैया क्या होगी, तो देखिए पहले केस में जो एनर्जी एमिट होगी, जो भी होगी, के लिख दूँ उसको, यहाँ होगी 600 की पावर 4 - 300 की पावर 4। दूसरे केस में होगी 900 की पावर 4 - 300 की पावर 4। तो रेशियो ले डालें, ले डालो, तो क्या होगा 300 की पावर 4 कॉमन ले लें दोनों में, ये तो गया। तो ये क्या बचेगा 2 की पावर 4 -1, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 4 -1। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 15, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81 - 1 80, दैट इज़ 3/16। सस्ते में बोल्ट्जमैन लॉ की बात अपन ने की। आगे बढ़ते हैं, चलिए 15वां प्रश्न,
आइडियल गैस, परफेक्ट गैस का मतलब ये होता है स्टेट ए से बी पे गई, इतनी हीट एब्जॉर्ब की है, इतना एक्सटर्नल वर्क किया है, एंड डूइंग दिस इट इज़ नाउ ट्रांसफर्ड बिटवीन द सेम टू स्टेट्स इन अनदर प्रोसेस, जहाँ पे हीट कुछ अलग एब्जॉर्ब की है, तो सेकंड प्रोसेस में क्या होगा। तो भाई आप लोगों को पता है ऐसे केसों में डायरेक्ट पता है Q1 माइनस W1 इज Q2 माइनस W2, क्योंकि Q माइनस W डेल्टा U होता है और वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले केस में क्या था 8 इंटू 10 की पावर 5, और उसने वर्क कितना किया था 6.5 इंटू 10 की पावर 5, Q2 कितना है 10 की पावर 5, ये हो गया W2। तो यहाँ से अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो W2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा 8 माइनस 6.5 दैट इज़ 1.5, तो 1 माइनस 1.5 दैट इज़ माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल। और नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे गैस ने वर्क नहीं किया, उल्टा गैस के ऊपर वर्क हो चुका है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे अपन लिखेंगे वर्क इज़ डन ऑन द गैस, और कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, याद रखिएगा डूइंग एक्सटर्नल वर्क का मतलब इसने बाहर वर्क किया है, इसके ऊपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको याद रखना, वर्क डन बाय गैस एंड वर्क डन ऑन द गैस। और मैं फिजिक्स वाले कन्वेंशन से ही चलता हूँ, देखो केमिस्ट्री में कई बार वो कन्वेंशन उल्टा ले लेते हैं, तो उल्टे को उल्टे के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। 16th amount Q of heat is supplied to an ideal monoatomic gas, the gas performs Q/2 amount of work on its surrounding, then अरे यार अब देखो देन क्या है भाई, फिर क्या है द गैस देन, अरे यार ये क्वेश्चन होता है देन फाइंड द स्पेसिफिक हीट, वही कहना चाह रहा है। तो चलो अपन तो कर देते हैं डायरेक्ट, अपन बोलेंगे डेल्टा यू क्या हो जाएगा Q/2, Q माइनस Q/2, डेल्टा यू को लिखते हो आप NCV डेल्टा T, Q को आप लिखते हो NC डेल्टा T बाय 2 हो गया, तो C की वैल्यू 2CV हो गई, मोनोएटॉमिक गैस है तो डायरेक्टली हो गया 3R। तो ये क्वेश्चन ही प्रिंट पूरा नहीं हुआ है, बट ठीक है समझ गए अपन, करे हुए क्वेश्चन है ऐसे, तो दैट इज़ 3R। 17 a very long metallic hollow pipe of length L and radius R is carrying a charge Q uniformly distributed over it। अच्छी बात है, pipe is rotated with constant angular speed, the energy stored in the pipe of length L by 100 is, pipe of length कितना बोला बेटा इसने L by 100 is। कहानी होती है तो हॉलो पाइप और इस तरह की कहानी में अपन इसको सोलेनॉइड की तरह ट्रीट करें, तो पहली चीज़ क्योंकि ये घूम रहा है, तो पहली चीज़ तो पूरा करंट कितना क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन Q ओमेगा बाय 2 पाई। फिर सोलेनॉइड की फील्ड जब आप लिखते थे म्यू नॉट NI का मतलब होता था यूनिट लेंथ में कितना टोटल करंट हो गया, एक तरह से यही मतलब होता था। तो यहाँ यूनिट लेंथ का मतलब हो जाएगा सिंपली I बाय L टोटल लेंथ के हिसाब से, और I की जगह क्या लिखोगे आप Q ओमेगा अपॉन 2 पाई L। पहले ये चीज़ समझ आई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि R बहुत छोटी बोली गई है, तो आप मान लोगे पूरे वॉल्यूम में वही रहने वाला है फील्ड, और क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर फील्ड सेम रहती है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, और एनर्जी स्टोर्ड जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती थी स्मॉल यू जिसको आप बोलते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो आप बोलते हो कितना होता है B² अपॉन 2 म्यू नॉट। तो इतनी लेंथ में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी वो आप लिख दोगे B² अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया है πr², लेंथ हो गई L बाय 100। अब देखिए B² बाय 2 म्यू नॉट, B² को लिखूँ मैं क्या आ जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर Q² ओमेगा स्क्वायर, नीचे हो गया 4π² L², ये आ गया 2 म्यू नॉट πr² इंटू L बाय 100। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई, एक L से एक L, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट। तो अब क्या बच रहा है देखो, ऊपर म्यू नॉट Q² ओमेगा स्क्वायर R², नीचे क्या है 4 और 2 8, 800 पाई L। कौन सा ऑप्शन आ रहा है C। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जब तक आप वो एनालॉजी नहीं लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एनालॉजी लेने के बाद तो बन जाता है, बट हाँ फिर भी इट्स चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th। क्या कहता है, एक 1 एम्पियर का करंट है फ्लो कर रहा है स्ट्रेट कंडक्टर में 16 सेंटीमीटर की, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम आइदर एंड। देखो ये 16 सेंटीमीटर का फाइनाइट है, दोनों से 10 सेंटीमीटर, तो भाई सिमेट्री से ऐसा कुछ होगा, ये कहीं आएगा जो भी आएगा भाई, दोनों से डिस्टेंस उसका 10-10 है, तो ये डिस्टेंस 10-10 हो गया। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये कॉमन सेंस से मिड पॉइंट आएगा, तो ये 10 और 8 हो गया, तो ये तो समझ आ गया आपको 6 होगा यार, इतने तो आप समझदार हुई। तो ये पॉइंट P है, तो ये एंगल थीटा माने तो ये भी थीटा ही होगा, कोई समस्या है ही नहीं आपके लिए। ये वायर AB लिख दिया, ये ऐसे करंट मान लिया, तो B एट P क्या होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ऐसे ही लिखते थे अगर ये थीटा 1 थीटा 2 लें, दोनों सेम है। म्यू नॉट बाय 4π 10 की पावर -7, I की जगह क्या आएगा 1, R की जगह 6 सेंटीमीटर मतलब 0.06, कॉस थीटा 1, तो दोनों में डायरेक्ट 2 टाइम्स कॉस थीटा कर दूँ, कॉस थीटा कितना बनेगा बेटा 8/10। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, ये आपका हो गया 16 और नीचे हो गया 0.6 इंटू 10 की पावर -7, तो इसको 6 इंटू 10 की पावर -1 करें तो ये हो जाएगा 16/6 इंटू 10 की पावर -6।
अब देख लीजिए कौन सा होगा, 16/6 मतलब 8/3। तो ये ऑप्शन इस तरह से देख सकेंगे। तो पढ़ते हैं ये फाइनाइट कंडक्टर का। इनफाइनाइट तो सबको याद रहता है, बट ये फाइनाइट भी याद रखना होता है कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। चलिए अगला, ए और बी एक रेस में पार्ट ले रहे हैं एक्सेलरेशन a1 a2 के साथ। ए टी टाइम पहले पहुंचा बी से फिनिश लाइन पे, और वेलोसिटी जो फिनिश लाइन पे थी, एक की v1 है एक की v2 है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर वेलोसिटीज इज v, एक सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज इज v, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अच्छा भाई देखो भाई, सबसे पहले कोई भी माना जो भी डिस्टेंस था रेस का सेम ही होगा, तो भाई पहले ने कितनी देर में कवर किया, हाफ a1 लेट से t1 स्क्वायर, दूसरे ने लेट से कवर किया कितनी देर में, हाफ a2 t2 स्क्वायर। अब a क्या था, t टाइम पहले पहुंचा था, a ने t टाइम पहले पहुंचा था, इसका मतलब b को जो टाइम लगेगा वो डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा, वो लगेगा t1 + t हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखी। फिर v1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, a1 × t1, v2 क्या होगा, v2 के लिए टाइम ज़्यादा है तो a2 × t1 + t, यही निकल के आ रहा है। अच्छा अब इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या आएगा बेटा, v इज़ v1 - v2, ठीक है। डेफिनेटली बता, मतलब आपको दिख रहा है v1 की स्पीड ज़्यादा ही रही होगी तभी वो पहुंचा होगा, तो v1 - v2 करेंगे तो ये हो गया a1 - e2 टाइम्स t1 और -a2 टाइम्स t। हाँ भाई अब आपको वैल्यू चाहिए, अब ये t1 को भगाना है, t1 आपको एलिमिनेट करके चलना है। तो t1 को अब आपको एलिमिनेट करना है, तो अब आप एलिमिनेट कैसे करोगे t1 को, अपन t1 को ऊपर से देखें इस इक्वेशन से, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ उड़ गया, तो a1 t1 स्क्वायर इज़ a2 t1 + t का होल स्क्वायर, दोनों को रूट ले लें तो t1/t1 + t अगर मैं करूँगा तो दैट इज़ a2/a1 का अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा मेरे पास यहाँ से आ गया t1 इज़ √a2/a1 × t1 + √a2/a1 × t। तो t की टर्म्स में t1 को लिख दूँ, कैसे लिखूँगा बेटा, t1 की वैल्यू लिख दूँगा मैं √a2/a1 टाइम्स t 1 - √a2/a1। अब यहाँ पे देखिए बेटा जो अपने को क्या चाहिए थी, ये वैल्यू, तो यहाँ पे t1 की जगह क्या लिख देंगे अपन, a1 - a2, t1 की जगह क्या आ जाएगा, √a2/a1 t। यहाँ तो यार जगह ही नहीं बची, रुको वापस से लिखते हैं इसको, मैं नीचे ही लिख दूँ या इधर, अच्छा इधर आ जाते हैं, अपने पास इधर का स्कोप हमेशा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, a1 - a2 √a2/a1 t 1 - √a2/a1 -a2 t। तो भैया क्या हो जाएगा, अब t तो कॉमन ले लें, अब मज़े ले रहा है ये तो, ठीक है जो भी है अब यार सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। a1 - a2 इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अब √a2/√a1 - √a2 -a2, तो क्या हो जाएगा, √a2 और वहाँ निकाल दूँ तो अब क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा a² - b² के लॉजिक से, तो √a1 + √a2 हो गया। ये इसको ऐसे लिखा ना, √a1 - √a2 × √a1 + √a2, वो कैंसिल हो गया, √a2 पहले ही जा चुका और ये हो गया √a2। अरे मज़े आ गए, ये आ गया आपका √a1 a2 × t, ऐसा होगा शायद कोई ऑप्शन। चलिए बी ऑप्शन। तो यार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, अब मैंने जैसे किया, हो सकता है आप शायद मेरे से भी अच्छा कर लें, अभी मेरे को जो रियल टाइम सूझा मैंने उस तरीके से आपके सामने करके दिखाया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या कह रहा है, एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है 20 की स्पीड से 60 डिग्री पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ओ भाई साहब, वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थी इनिशियल, अब इससे परपेंडिकुलर कहीं यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे ये ऐसे होगा, तो ये एंगल चाहिए मुझे 90 डिग्री, यहाँ पे मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाइयों थोड़ा सा अब करते हैं होशियारी, देखो भाइयों ये एंगल आपने कितना बोल दिया, 90 डिग्री यहाँ पे बोल दिया आपने, जो भी अपन ने जिस भी तरीके से ये कहानी बताई आपको, ठीक है। तो अब अगर देखिए आप, ये 90 डिग्री से यहाँ टर्न हो चुका है, 90 डिग्री टर्न होने का मतलब क्या होता था भैया, अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे ये समझ आता है भैया ये एंगल हो जाएगा 90 - थीटा, कॉमन सेंस यही कहता है। से अपन ऐसे मान लें कि भाई ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ स्पीड u थी, यहाँ मान ली स्पीड v है। तो पहली चीज़ मुझे पता है, दोनों जगह आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब ux इज़ vx, तो यहाँ से आपके पास आएगा u cos थीटा इज़ इक्वल टू v cos ऑफ 90 - थीटा। तो फाइनल स्पीड जो आपकी है वहाँ पे उस पॉइंट पे बेसिकली दैट वुड बी u cot थीटा। u आपको 20 गिवन है, cot 60 इज़ 1/√3 दैट इज़ 20/√3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन हमेशा ये रहेगा, ये टोटल एक्सेलरेशन है,
ठीक है। तो जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो अपने को एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नॉर्मल टू वेलोसिटी चाहिए। तो जो ए नॉर्मल यहाँ पे होगा, देखिए वो एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ए नॉर्मल आपको दिख रहा है सीधे सीधे जी साइन थीटा होगा। जी साइन थीटा का मतलब 10 इंटू साइन थीटा, दैट इज़ √3/2 5√3। और अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन ए एन। ए एन इज़ वी स्क्वायर बाय आर वाला लॉजिक लगाते हैं, तो वी स्क्वायर आपका हो गया 400/3, ए एन हो गया 5√3, तो ये बेटा आपका हो गया 80/3√3 मीटर्स। ऑप्शन डी के साथ आप कंफर्टेबली जाओगे। तो ये देखिए हो सकता है कि आवा हो, बहुत सारी जगह मिलता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 21st, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अब देखिए फिगर देखते ही याद आ रहा है मुझे इसी तरह का KVPY और भी एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक यूनिफॉर्म एल शेप की रॉड है जिसकी हर साइड की लेंथ a है, इज हेल्ड एज शोन इन द फिगर, द एंगल थीटा सच दैट द रॉड रिमेन स्टेबल। यार अब ये स्टेबल कब रहती है आपको पता है, जब ये जो वर्टिकल लाइन है इसी पे कहीं CM लाया करे, तो CM में ही इस पे लाया करना चाहिए। अब मुझे पता है इस पार्ट का CM यहाँ होगा, इस पार्ट का CM यहाँ होगा, और दोनों का कंबाइंड CM यहाँ आना चाहिए। अब क्योंकि दोनों पार्ट एक जैसे हैं तो डेफिनेटली जो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे CM बीचों बीच आएगा। तो लेट से मैं इसको अब ऐसे समझ लीजिए, ये अपन ने मान ली y एक्सिस और ये मान लीजिए x एक्सिस, और इसी लाइन को मैं y लेके चलूँ। तो अब देखो ये जो C1 है इसका x कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है कि ये लेंथ कितनी होगी a/2, और ये आ गया। तो जो x1 है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास सीधे सीधे -a/2 साइन थीटा। ऐसी x2 ये जो C2 होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूंगा, देखिए सबसे पहले देखो ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो सबसे पहले देखिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में मैं देखूँ यहाँ पे मैं कितना पीछे चला गया, पहले यहाँ पे मैं पहले कितना पीछे चला गया वो मुझे दिख रहा है -a साइन थीटा। और फिर मैं यहाँ पे कितना आगे आया ये मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे मैं कितना आगे आऊँगा ये अब मुझे चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत चाहिए। तो यहाँ से देखिए पहले -a साइन थीटा इधर गया था, अब यहाँ से यहाँ ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये लेंथ मुझे दिख रहा है, ये लेंथ आपकी a/2 होगी वापस से, तो ये लेंथ होगी आपकी a/2 कॉस थीटा। देखिए वापस से देखिए मैं आपको समझा दूँ, ये लाइन थी, ये पॉइंट अपना आ गया था कि इतना अपन पीछने चले गए, ये लेंथ लिखी थी अपन ने -a साइन थीटा। अब इससे यहाँ तक जाना था, ये a/2 लेंथ है और इसका ये प्रोजेक्शन लेना है, तो ये जो लेंथ है ये हो गई आपकी a/2 कॉस थीटा, और इसमें से ये लेंथ माइनस कर दी -a साइन थीटा, तो x2 आ गया। और अब CM मुझे 0 पे चाहिए, तो डायरेक्टली मुझे पता है दोनों की वैल्यू मतलब एक नेगेटिव है और एक उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर लूँ, क्योंकि ये एक तरह से -x होगा तो +x होगा, तो ये जो a/2 साइन थीटा मैग्नीट्यूड है ये इसके इक्वल होना चाहिए। क्या लिखेंगे अपन, -a साइन थीटा प्लस a/2 कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए a उड़ा दिया, तो साइन थीटा/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा/2। तो क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा इज -2 साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, सो 3 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू 1/3। ऑप्शन बी के साथ अपन जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट अगेन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो कि भी वगैरह के पेपर्स किए हों तब तो ईजिली बन जाना चाहिए, नहीं किया होगा तो थोड़ा तकलीफ देगा, बट फिर भी हो तो जाना चाहिए यार। चलिए अगला प्रश्न 22वां क्या कहता है, एक 10 मीटर लंबी रोप है, मास डेंसिटी दे दी, स्मूथ फ्लोर पे रखी है, अब 25 न्यूटन से खींचा है, तो टेंशन इन द रोप एट अ 0.6 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो ये रोप है, स्मूथ फ्लोर पे रखी है, यहाँ पे आपने कुछ भी फोर्स लगाया है और ये लेंथ मानी मैंने कितनी है L। तो अब आपसे पूछा गया टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसे छोड़े मैं तो बोलूँ यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे देख लें। तो सबसे पहले देखो कंप्लीट रॉड को जब मैं देखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, F इज़ इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, और केवल एक्स लेंथ के यहाँ पे अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो केवल मैं इतने को सिस्टम मानूंगा, ये जो पीछे एक्स लेंथ है इस पर ये T ही हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, तो ये T किसके इक्वल होगा, M डैश है, और M डैश क्या होगा, ये लेंथ x है, टोटल लेंथ कितनी थी L, तो ये हो जाएगा M/L इंटू एक्स, और A की वैल्यू ऊपर से लिखी क्या आ गई F/m, M और M गया तो ये वैल्यू क्या आएगी Fx/L। ये टेंशन आ गया, बट यार देखिए ये x मैंने दूसरे एंड से नापा है, यहाँ लिखा है 6 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये डिस्टेंस 6 है, टोटल 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 4, तो x 4 हो गया, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 इंटू 4/10 100/10 दैट इज 10 न्यूटन। आराम से सॉल्व कीजिए, सी ऑप्शन आएगा, उसको टिक कर दीजिए, ठीक है।
न्यूक्लियर फिजिक्स का दिख रहा है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ अनदर एलिमेंट वाई। अरे यार ये क्वेश्चन तो अब आपने हर किसी के नोट्स में किया है भाई। देखो एक्स की हाफ लाइफ, इसका मतलब ऐसे समझिए एक्स का ग्राफ में बनाऊँ तो एक्स का ये डी के ऐसे होगा, तो ये जिस टाइम में हाफ लाइफ मतलब 50% हो जाता है, क्या बोले अपन, ये कितना रह गया 50%, ये टाइम मान लिया क्या हो गया सम टी नॉट, इसकी हाफ लाइफ हो गई। इसी टाइम में वाई का मीन लाइफ हो गई, मतलब वाई का अगर मैं देखूँ मीन लाइफ, आपको पता है क्या होता है, मीन लाइफ के बाद 1/e फ्रैक्शन बच जाता है, मतलब 0.37 मतलब 37% ही बच जाता है। तो देख लो भाई सेम टाइम में ये तो 37% मतलब 63% प्रोसेस हो गया, यहाँ 50% ही हुआ, तो किस में ज़्यादा हो गया, इसमें। इसका मतलब वाई क्या है, फास्टर टपक रहा है, तो फास्टर टपक रहा है, वाई इज डिकेइंग फास्टर, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, सी। चलिए तो किए हैं आप लोगों ने ऐसे, और भी लॉजिक से आप देख सकते हो इसको, अपन ने एक लॉजिक से समझाया है। चलिए नेक्स्ट वापस न्यूक्लियर फिजिक्स का ही प्रश्न दिखता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसी से तो शुरू करते हैं, 12C6 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, ये वैसे डेटा देख के ही आपको पता है ये 7 और 8 के बीच में होगी, तो वैसे भी तुक्का मार सकते हो, बट ठीक है, नहीं यार डेटा के साथ ही चलते हैं, होशियारी नहीं मारते हैं। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालें, तो बाइंडिंग एनर्जी देखिए कैसे निकालते थे, पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो बाद में निकाल लेंगे, पहले डेल्टा EB या EB जिसको आप बोलते हो, क्या होगा भाई, कौन कौन मिलके बना है, 6 प्रोटोन, तो 6 × 1.0078 प्लस 6 × 1.00, क्योंकि 6 न्यूट्रॉन है, 87 माइनस 12 इंटू ये यू में होगा, और C² की वैल्यू 931.4 बोली है इसने, लिख दो। चलिए तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6 × 8 = 48, 6 × 7 = 42, 46, 0 6.0468, 6 × 7 = 42, 4 × 6 = 48 एंड 452, 0 6 माइनस 12 इंटू 931.4 MeV। अरे भाई करो, हाँ भाई क्या हो जाएगा, ये 8 और 2, ये 8 और 2 10, 7 और 2 9, 4 और 5 9, 0 12.0990 माइनस 12 इंटू 931.4 MeV, ये आ गया। तो अब मैं डायरेक्ट EVN ही निकाल दूँ, 12 से डिवाइड और करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए ये क्या हो गया, 0.990 दिख रहा है, इंटू 931.4 डिवाइडेड बाई 12 MeV। ठीक है बेटा, तो भैया आपका काम हो गया। तो यहाँ से अब आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 930 इंटू 12 900/12 कितना होता है भाई, आप वही देख लो 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा, मतलब क्यों अब वापस सॉल्व करते हो यार, इसी के आसपास आएगा ऑप्शन देख के, MeV पर न्यूक्लियन यही निकल के आएगी। चलिए तो ऑप्शन ये हो गया आपका डी। तो ये 24वां प्रश्न भी हुआ, करने लायक था, ऐसा कोई भारी नहीं था। 25वां, सिंपल पेंडुलम बॉब जो कि SHM करता है, पानी में टाइम पीरियड T है, अच्छा T है, T0 इन एयर, अच्छा हवा में T0 है, पानी में T है, निगलेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वाटर एंड गिवन डेंसिटी ऑफ बॉब इज 4/3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, द करेक्ट रिलेशनशिप इज। देख लेते हैं भाई, पहले T0 क्या होगा, T0 आपने गोटा लगा रखा है, क्या होता है 2π√, क्या लिखोगे उसको, जो भी उसकी लेंथ है L/G। अब क्या होता है जब भी ये इसके अंदर जाता है, क्या कहते हैं अपने पानी के अंदर जाता है, तो G की जगह वहाँ क्या आ जाएगा, G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव आप बोलते हो G1 माइनस रो ऑफ, क्या लिखते हैं अपन, रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ बॉडी। तो ये G1 माइनस रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ बॉडी, तो ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी 4/3 टाइम्स ऑफ वाटर है, तो ये वैल्यू हो गई G/4। तो G की वैल्यू G/4 हो जाएगी, तो जो T है ये क्या हो जाएगा 2π√L अपॉन G की जगह आ जाएगा G/4। तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ T0। तो जो T है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ T0। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, C फॉर कैट, मस्त रहो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक ब्लॉक है मास m का, 2 स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, एक 2K एक K है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में, इक्विलिब्रियम में बोथ आर कंप्रेस्ड बाय सेम लेंथ, दोनों सेम लेंथ से कंप्रेस्ड। अब सडनली लोअर स्प्रिंग को काट दिया, अपन इसका FBD बनाते हैं, क्योंकि दोनों कंप्रेस्ड हैं तो ऊपर वाली स्प्रिंग भी कंप्रेस्ड है, तो नीचे फोर्स लगाएगी KX, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस x है, ये कंप्रेस्ड है तो इसका फोर्स लगेगा ऊपर 2KX और खुद का वेट लगेगा mg। ठीक है, तो अभी तो इक्विलिब्रियम में थी, इसका मतलब क्या था बेटा, 2KX इज इक्वल टू KX प्लस mg। सो व्हाट वी हैड KX इज इक्वल टू mg इनिशियली, ये अपने पास था। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, लोअर स्प्रिंग को कट की। याद रखना स्प्रिंग की टेंशन रातों रात चेंज नहीं होती, लोअर स्प्रिंग कट की मतलब ये फोर्स गायब हो गया, ये फोर्स हट गया, तो अब नेट फोर्स क्या बचेगा, अब नेट फोर्स इस पर नीचे की तरफ आएगा कितना, KX प्लस mg डाउनवर्ड्स, और KX mg के इक्वल है, दैट इज 2mg डाउनवर्ड्स। तो डायरेक्टली आप बोलोगे एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ द लोअर स्प्रिंग वुड बी 2g डाउनवर्ड्स। विल गो फॉर ऑप्शन ए, इजीली आप यहाँ पे मेक आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन यहाँ पे 2g डाउनवर्ड्स होगा। चलिए अभी ये बात कर रहे हैं तो एक और चीज़,
अगर मैं क्वेश्चन बदल के लोअर की जगह अपर कर देता तो क्या होता? तो अपर कर देता तो ये के एक्स इधर से गायब होता, तो अब नेट फोर्स हो जाती 2kx माइनस एम जी, विच इज़ बेसिकली एम जी अपवर्ड्स, और उस केस में आंसर जी अपवर्ड हो जाता। तो अगर ऊपर वाली स्प्रिंग काटते तो जी अपवर्ड होता, लोअर वाली काटी है तो 2g डाउनवर्ड्स एज पर दिस क्वेश्चन। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, आप लोगों ने किए हैं, ध्यान रखिएगा बेटा इसको। आगे चलते हैं। कौन सा कथन इनमें से गलत है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे? यार ये एक्सरे के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, देखो एक्सरे नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना बेटा, लॉकडाउन का ये यूज़ है। एक्सरेज के कीजिएगा और जैसा आ रहा है मेरे हिसाब से पूरी थ्योरी ही पढ़ लीजिएगा। आई विल ऑल्सो ट्राई कि एक्सरे पे नहीं होगा तो आई विल मेक सम रिविजन वीडियोज़ फॉर यू इफ़ टाइम परमिट्स। आई एम नॉट गारंटिंग बट आई मे। चलिए, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीजेज विद द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट बढ़ता है तो डेफिनेटली वो एनर्जी डिफरेंस बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। तो सही है ये, तो गलत तो नहीं हुआ। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरे डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। नहीं नहीं नहीं, कट ऑफ वेवलेंथ आपको सीधा पता है, लैम्डा कट ऑफ क्या होती है, HC अपॉन EV। वो केवल वोल्टेज पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी। तो बी ऑप्शन गलत है, तो ख़त्म की कहानी। बाकी आप देखोगे वो सारे सही होंगे, एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर गिवन टू द एक्सरे ट्यूब। येस, क्योंकि इंटेंसिटी तो उसी पे डिपेंड करेगी। कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सरे ट्यूब। ये भी सही है, तो बी ऑप्शन आपका गलत था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन अपन ने चूज़ किया। आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सरे टू डिक्रीज द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे बाय 25%। वापस से देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? माना पहले लैम्डा नॉट थी, तो लैम्डा नॉट हो गई HC अपॉन EV नॉट। अब लैम्डा को क्या करना है, 25% से कम करना है, इसका मतलब इसको 3 लैम्डा बाय नॉट बाय 4 करना है, तो ये हो जाएगा HC अपॉन E नया V। तो नया V क्या हो जाएगा? नया V आ गया आपके पास 4HC अपॉन 3E लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट की वैल्यू ऊपर से चिपका दो, क्या आ जाएगी? HC अपॉन EV नॉट। तो बेटा देखते ही आपको समझ आ गया, 4V नॉट बाय 3। 4V नॉट बाय 3 का मतलब हो गया उसको 1/3 बढ़ा दिया। 1/3 बढ़ाने का मतलब तो आपको पता है 33.33% से बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए के साथ अपन जाएंगे। तो दोनों एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड एक्सरे के 2 क्वेश्चन हो गए भाई इस पेपर में। अजीब सी बात है, कोई बात नहीं। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ 4 times दैट ऑफ अनदर ड्रॉप। मतलब पानी की 2 बूंदें हैं, एक के अंदर जो प्रेशर है वो 4 गुना है दूसरे का। तो भाई अंदर जो भी प्रेशर होता है वो आपको पता है एक्सेस प्रेशर होता है 2T/R। तो इसका मतलब डेफिनेटली किस में ज़्यादा होगा? छोटी वाली में। तो 2T/R इज़ 4 times बड़ी वाली की रेडियस कैपिटल R मान लेता हूँ, 2T/R। यही कह रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? सीधा सीधा आपके पास आ गया कैपिटल R इज़ 4R। तो जो बड़ी बूंद है उसका जो रेडियस है 4 गुना है। अब यहाँ पे आपको मास का रेशो, मास आपको पता है वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंड करता है R³ पे। तो छोटी वाली का मास स्मॉल m मानूँ, बड़ी वाली का मास कैपिटल M मानूँ, तो वो रेशो क्या हो जाएगा? R³ अपॉन कैपिटल R³। यहाँ ये क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज़ इक्वल टू 1/4 का क्यूब, तो 1/64। जाइए ऑप्शन डी के साथ। बस क्वेश्चन को ढंग से समझना है, समझ लिए तो ईजी है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 30वां प्रश्न, थोड़ा कलरफुल फोटो वाला। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी 2 रो 4 रो। तो डेफिनेटली आपको पता है 2 रो वाला नीचे 2 रो वाला ऊपर होगा, 4 रो वाला नीचे होगा। फिल्ड इन द वेसल एज शोन इन द फिगर। 2 small holes are punctured at depth h/2 and 2h respectively from the surface of the lighter fluid if V1 and V2 are the velocities of flux in the ratio। अब देखो V1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही तरह का फ्लूइड था, तो V1 की वैल्यू तो √2GH से ही आ जाएगी। H की वैल्यू लिख दी आपने h/2, तो √GH। V1 तो सबको निकल गया, √GH, कोई समस्या इसमें आई नहीं। अब V2 के लिए आप क्या करोगे बेटा? V2 के लिए अपन वापस से बर्नौली लगाएं यहाँ और यहाँ पे आके चलें, तो क्या लिखेंगे बेटा अपन? डायरेक्टली अगर इसमें सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी इन 2 पॉइंट्स पे ले लेते हैं लेट्स से। तो जो प्रेशर डिफरेंस का जो लॉजिक आएगा बट अल्टीमेटली वही आएगा, डेल्टा P इक्वल टू ½ रो V स्क्वायर। और जो डेल्टा P है उसमें क्या लिखेंगे? ऊपर तो कौन सा डेंसिटी 2 रो वाला होगा, 2 रो इंटू GH, प्लस नीचे हो जाएगा 4 रो इंटू GH, दैट इज़ इक्वल टू ½ रो। अब रो का मतलब यहाँ क्या होगा? ये निकलेगा कौन सा बाहर? ये तो हो गया ऊपर 2 रो वाला, ये हो गया 4 रो वाला, तो यहाँ कौन बाहर निकलेगा? 4 रो वाला। सो 4 रो इंटू V स्क्वायर। तो ये निकाला अपन ने, तो क्या आ रहा है बेटा? ये रो तो सब रो गए, तो ये क्या हो गया अपना? 2 भी हटा दें तो ये हो गया GH प्लस 2GH, दैट इज़ इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया V स्क्वायर। तो V की वैल्यू सीधे सीधे आ गई √3GH। तो ये V2 आपकी √3GH हो गई। तो V1/V2 की वैल्यू खुशी खुशी प्यार से आप कर सकते हो 1/√3। तो ये याद रखिएगा। तो प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे तो डेंसिटी के फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, और कौन सा बाहर निकल रहा है
उसी के हिसाब से डेंसिटी लिखनी है और ये आपका काम हो जाएगा। करते हैं ऐसे क्वेश्चन जनरली आप, ये बहुत ही स्टैंडर्ड से प्रश्न है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं किया बट ऐसी कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं डेफिनेटली। 31वां प्रश्न रे ऑप्टिक्स का दिखता है। थिन वॉल्ड ग्लास स्फीयर है, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है, पानी से भर दिया। ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड एट 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, neglecting the effect of glass wall, at what distance the image eye of the object measured from the center of a sphere is formed। ठीक है, तो कैसे फॉर्म्ड हुई है देखना है। तो भैया ये कह ही रहा है कि आप उसको तो निगलेक्ट ही कर दो ग्लास के इफेक्ट को, है ना। तो अपन सिंपली माने एयर टू वाटर एंड देन वाटर टू एयर। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो आपका इंटरफेस है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा इसके लिए इक्वेशन लिखे अपन। तो n2 हो गया 4/3, सो क्या लिखते हैं अपन n2/v, तो 4/3 माइनस v1 लिख दूँ, माइनस n1/u, n1 है 1 और u की वैल्यू हो गई -7.5, दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1, दैट इज 4/3 माइनस 1, और यहाँ रेडियस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव r लिखेंगे, जो भी r की वैल्यू गिवन है 2.5। चलिए, सो 4/3 v1 प्लस 1/7.5, दैट इज़ 1/3r, r हो गया 2.5, तो ये भी 7.5 आया तो कैंसिल ही हो गए। तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, तो यहाँ से आपके ये 4/3 v1 0 आ जाएगा, तो v1 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, मतलब रेस पैरेलल हो गई। ये फोटो में भी दिखा रखा था वो, है ना। अब दूसरे इंटरफेस पे आइए। अब दूसरे इंटरफेस में क्या होगा, पहले वाटर हो गया तो फाइनल मीडियम आपका हो गया एयर, तो 1/v लिखें -4/3, और ये तो इन्फिनिटी प्लस माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 - 4/3 अपॉन रेडियस। अब ये जो रेडियस है, वापस से रेडियस आपको पता है कितनी है, दैट इज़ 2.5, और यहाँ माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये इंटरफेस बन रहा है तो अब आपके साइन कन्वेंशन से वो नेगेटिव हो जाएगा, सी इस तरफ आ रहा है। सो 1/v इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर आपने अब सिंप्लीफाई किया है बेटा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों ऊपर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दिस वुड बी 1/7.5, तो v की वैल्यू आ रही है 7.5। बट ये v मेजर हुआ है यहाँ से, आपसे सेंटर से पूछा गया है, तो सेंटर से पूछा गया तो 7.5 और जुड़ 7.5 में r जुड़ जाएगा। r कितना है 2.5, तो 7.5 + 2.5 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो जल्दी जल्दी में 7.5 आंसर नहीं लिख दें, क्योंकि आपको डिस्टेंस सेंटर से बताना है, तो 10 सेंटीमीटर्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आपको वो बेसिक जो रिफ्रैक्शन इक्वेशन है वो अपने को कर्व्ड सरफेस वाली लगानी थी। आपका वापस से रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर ऊपर रखा है पानी सरफेस के बीकर में, लोअर सरफेस ऑफ द बीकर इज पॉलिश्ड एज शोन इन फिगर, द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो सबसे पहले देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ये यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर दिखेगा, तो ये ओ की जगह पहले O1 पे नज़र आएगा, और ये जो शिफ्ट होगी वो आपको पता है भाई, ये जो इफेक्टिवली H की जगह वो H/n12 जो अपन लिखते थे तो उसके स्टाइल से लिखेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा इफेक्टिवली, ये डिस्टेंस मैं h' बोलूँ, और वो h' की वैल्यू आपको पता है 4/3 टाइम्स h होगी, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। सो 4/3 × 12 सेंटीमीटर दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 हुआ और ये 12 28 हुआ, तो ये 28 सेंटीमीटर हुआ। तो अब इसकी जब इमेज बनेगी तो ये इफेक्टिवली इमेज बनेगी यहाँ पे, जो भी है यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 28। बट ये रे जब वापस जाएगी तो वापस से आपको पता है कि यहाँ पे जब ये इधर से इधर जाएगी तो वापस से उसका थोड़ा सा डिविएशन आपको देखना पड़ेगा, उसकी शिफ्टिंग आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो जब उसकी शिफ्टिंग आप देखोगे तो अगेन वापस से क्या होगा वो, क्योंकि रे वापस से मीडियम चेंज करेगी, तो यहाँ अब वो जो डिस्टेंस होगा उसको अगर अपन देखें, देखिए ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना 28, ठीक है, ये 28 डिस्टेंस नीचे हो गया, तो ये 28 प्लस ये कितना हो गया आपका डिस्टेंस, ये h भी है, तो 28 प्लस ये आपका हो गया कितना 12, तो 28 + 12 कितना हो गया ये 40। तो ये जो 40 है वो 40 की जगह जो फाइनल डिस्टेंस दिखेगा, जो फाइनल ये 40 है, 40 की जगह उसको नज़र आएगा 40/4/3, क्योंकि वापस रिफ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो 40 × 4/3 मतलब दैट वुड बी 30 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस। देख लीजिए वापस से बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन का इफेक्ट लिया, फिर रिफ्लेक्शन का इफेक्ट लिया, और फाइनली वापस रिफ्रैक्शन देखा कि इसके रिस्पेक्ट में ये इतना वाटर में डेप्थ है, वाटर टू एयर का कन्वर्जन किया। देखो जब एयर से वाटर में आ रही थी तो 4/3 से मल्टीप्लाई हुई थी, या 4/3 से डिवाइड होगी, तो इट वुड बी 30 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस। तो इस तरीके से ये शिफ्टिंग थोड़ा प्यार से देखिएगा, गलती कभी भी अपन इसमें ना करें, ये याद रखिएगा। चलिए 33, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, रोटेट कर रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। A piece of the disc from its rim detaches itself from the disc at the instant when it is a horizontal level with the center of the disc and moving upward। ठीक है, तो ऐसे जा रही थी, तो ये जब बिल्कुल यहाँ है, यहाँ से वो कोई डिटैच हुई है, ठीक है।
देन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस द एंगुलर स्पीड ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। देखो भाई वो जब डिटैच हुई है तो अपना हक लेके गई है या नहीं लेके गई है, ऐसा थोड़ी कुछ अलग से रिलेटिव स्पीड से हुई है, नहीं, उसकी जैसी थी वैसी की वैसी चली गई। तो आपको पता है कि जो साथ था जो अपना हिस्सा लेके चला गया तो बाकी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वो कुछ रिलेटिव एक्सेस के साथ जाता, कम के साथ जाता तो बात यहाँ पे होती। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। आप पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला देखिए 34वां प्रश्न। सॉलिड स्फीयर है, वी नॉट दे दी, एंगुलर वेलोसिटी दे दी, ग्राउंड इज स्मूथ है भाई साहब पहली चीज़। इट कोलाइड्स इलास्टिकली with the friction and friction coefficient mu, radius of the sphere is 1, mass is 2 kg. If a sphere after colliding with the walls rolls without slipping in opposite direction, then coefficient of friction mu is। अब भाई बाद में प्योर रोल कर गया, बाद में प्योर रोल कर गया और प्लस आपको क्या लिखा है, कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ रफ वॉल। भाई इलास्टिकली विद अ रफ वॉल का मतलब तो यही हो गया कि भाई टकराने के बाद ये जो वेलोसिटी थी v0 ही रहेगी, 4 इधर रहेगी, और प्योर रोल कर गया इसका मतलब ओमेगा ये हो गई। तो फाइनल ओमेगा जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, क्या लिखेंगे अपन, 4/r। 4/r का मतलब 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी इस तरफ। तो अभी कितनी थी, 9, इसी सेंस में थी, 9 से क्या हो गई 4। तो जो भी है, अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे जो भी इस पर इम्पल्स लगा होगा, जो भी एंगुलर इम्पल्स लगा होगा, बेसिकली वो जो एंगुलर इम्पल्स ये लगा होगा, कितना लगा होगा, सी एम के अबाउट देखें तो आई कितना होता है 2/5 mr², और ये ओमेगा का चेंज आपका कितना आ गया, 5 आ गया। सो 2/5 m कितना गिवन है 2r² हो गया 1 × 5 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 4। तो ये जो भी एंगुलर इम्पल्स लगा है ये 4 SI यूनिट्स में आपका लगा है। अब ये 4 लगा है तो इसको समझने के लिए देखिए सबसे पहले आप यहाँ क्या होगा जब ये भिड़ा होगा। तो देखो नॉर्मल तो डेफिनेटली इस पे इधर ही लगी होगी, जो भी है नॉर्मल फोर्स यूँ आई होगी, प्लस ये यूँ घूम रहा था तो ये जो पॉइंट है इसके रिलेटिव ऊपर जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन जो इस पे लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे लगेगा, इसीलिए वो कम हुई होगी। तो पहली चीज़ देखें, जो नॉर्मल का इम्पल्स होगा n डेल्टा टी लीनियर इम्पल्स, वो मुझे पता है कितना हो गया, दैट इज़ m × डेल्टा वी, दैट इज़ m × 8 लिख दूँ। तो m की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 16 हो गई। तो n डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है 16 आ रही है, ठीक है, 16 न्यूटन सेकेंड्स। अब इसी n पे बेस्ड वो फ्रिक्शन का वो जो भी है एफ के क्या लिखेंगे, म्यू के n, तो म्यू n डेल्टा टी वही लगेगा, और इसका एंगुलर देखेंगे तो इंटू आर, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो आर भी 1 है और n डेल्टा टी 16 है, तो म्यू × 16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 1/4, ठीक है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू नॉर्मल पे डिपेंड करेगी। वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ करते हुए अपन काम चला लेंगे, तो म्यू हो जाएगा 1/4। अगेन नीट के हिसाब से इट्स अ गुड क्वेश्चन, इतना आसान नहीं रहेगा। 35th क्या कह रहा है, डायोड यूज इन द सर्किट। कहाँ है भैया डायोड, देख लो भैया। अभी अब हमें लगता था कि हम ही पेपर बनाते हुए कभी उधेड़बुन करते हैं, यहाँ तो कुछ और ही है। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ रहा है और फिगर कुछ और है, भैया आप कुछ नहीं कर सकते, लीव इट, ये उनकी तरफ से एरर है। नेक्स्ट, एक सोलेनॉइड है 4 सेंटीमीटर रेडियस 1000 टन कैरिंग अ करंट 8 एम्पियर। इफ इट इज इक्वल टू अ मैग्नेट ऑफ द सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस, देन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भाई हम मुझे बताओ पहले कैसे करते थे अपन इसको। सोलेनॉइड है, रेडियस है, टर्न्स है, कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर इफ इक्वल टू अ मैग्नेट ऑफ सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहली चीज़ μ/v। अब मैग्नेटिक मोमेंट जब भी अपन लिखते हैं NIA लिखते हैं अपन, तो यहाँ अगर अपन उसको लिखने की कोशिश करें तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 1000 इंटू आई लिख लो ना यार, आई है तो आई लिख दें, दैट इज़ 8 इंटू एरिया, पाई इंटू 4 मतलब 0.04 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम जो भी है इसका, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, πr²l, तो पाई इंटू 0.04 स्क्वायर इंटू जो भी लेंथ है l, और ये वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है, 2 × 10 की पावर, कितने पावर है भैया, 2 2 4, ठीक है, 2 × 10 की पावर 4 लिखा है मैंने, ठीक है, ये अब दिख रहा है। तो अब यहाँ से देख लीजिए, पाई उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये उड़ गया, तो क्या हो गया 10 की पावर 3, तो वो भी उड़ा दें, तो 8 इज़ इक्वल टू 20L। तो L की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 8/20। 8/20 मीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगी 800/20। 800/20 का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज़ 40। तो 40 सेंटीमीटर के साथ मैं जाऊँगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, स्टीम है 100 डिग्री पे, उबला हुआ पानी, पास्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर। वाटर कैलोरी के इक्वलेंट भी गिवन है, 15 डिग्री पे है और टेम्परेचर 80 हो गया। तो भैया स्टीम का क्या होगा, तो पहले बताओ स्टीम ने कितना खोया, जो भी स्टीम होगी, लेट से स्टीम का मास में मान लूँ m,
तो m इंटू कितना खोएगी वो 540 कैलोरी प्लस 80 पे है तो 20 और खोएगी वाटर बन के, तो m इंटू 1 वाटर की लेते हैं इंटू 20, ये तो उसने हीट खोया। अब पाया कितना 1.12 kg, ठीक है। और उसकी स्पेसिफिक हीट क्या लिखे हैं अपन 1, अभी बेटा मैंने तो ग्राम के हिसाब से लिखा था, तो अगर मैं या केजी के हिसाब से मान लो तो यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं, अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, इसको भी ले लेंगे इंटू 1। 15 से 80 कितना होता है बेटा, 15 से 80, 80 में से 15 गए 65, तो इक्वेट कर दें इसको, दैट इज़ m, ये क्या हो जाएगा 540 और 20 560, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1.12 इंटू 65 अपॉन 560, और ये अब केजी में आएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा आप क्या आती है बेटा वैल्यू, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा, सस्ते में नहीं छूटोगे। ये हो गया 13, 5 की टेबल में ये हो गया 1, 16 का हो गया 3, 132, तो 13 इंटू 1.12 अपॉन 132, तो ये 1/10 1.12 मतलब 1 के आसपास पॉइंट, मतलब 0.1 के आसपास ही ये वैल्यू आएगी, तो मेरे हिसाब से आएगी 130135 पर भाई साहब मज़े ले रहा है ये तो क्या होगा 130 पे ही जाएगा भैया, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट आ रहा है, 5 तक तो नहीं आएगा, तो कैलकुलेट पूरा करेंगे तो 0.130 ही यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो वही कैलोरीमेट्री का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, टफ नहीं है, करते हो आप यार, बनना चाहिए। अगला 2 किलो का कॉपर ब्लॉक है, 500 तक गर्म कर दिया, फिर एक बर्फ़ के टुकड़ों पे रख दिया, कॉपर की स्पेसिफिक लेटेंट हीट दे दी, अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट अप, भाई कितना खोदेगा वो, 500 से पूरा कम होता है 2 इंटू 400 इंटू 500 इतनी हीट देगा, तो जितना भी मेल्ट होगा मान लिया m इंटू एल कितना है 3.5 इंटू 10⁵, वही सेम क्वेश्चन है जैसे वहाँ था, यहाँ पे भी खोया पाया बैलेंस, तो ये बैलेंसिंग देखें तो 10⁴ तोड़ गया, तो 5 देख लेंगे अभी, 500 इंटू 10,000 होता है, और ये तो पूरा उड़ा दें, ये उड़ गया, तो m की वैल्यू आ रही है 4/3.5, 8/7 कर दो, ख़त्म कर दो कहानी को। सस्ता सा क्वेश्चन है, डेटा भी सस्ता है, मज़ा दे रहा है आपको, आराम से काम कर लो। आगे चलते हैं, इन द इक्वेशन p + a/v² v - b, वंडरवॉल इक्वेशन जो भी आप कहते हो, सो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाई डायमेंशनली दिख रहा है, p का डायमेंशन α/v² के इक्वल होगा, तो अल्फ़ा के डायमेंशन होगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम को लिख दें अपन एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू डिस्टेंस कर दें, तो फोर्स इंटू लेंथ टाइप होगा, तो दैट इज़ डाइन इंटू सॉरी ये स्क्वायर था यार, जल्दबाजी भारी पड़ जाती है, इसको देखिए कभी भी है ना ऐसे होशियारी नहीं मारनी चाहिए, भारी पड़ सकता है, आराम से देखिए। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा p इंटू v², तो p को टिपिकली अगर अपन देखें, मैं तो स्टैंडर्ड यूनिट में लिख लेता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हो जाएगा मीटर की पावर 6, तो ये न्यूटन मीटर की पावर 4 टाइप्स यूनिट आएगी। अब न्यूटन की जगह डाइन लिख दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, पर मैच तो वैसे ही करेगा, डायमेंशन तो वही रहेंगे, तो ऑप्शन बी के साथ खुशी खुशी चले जाइए। ईजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए, मेरी तरह टाइम मत लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, सर्कुलर प्लेट पे मेजर किया गया प्रेशर बाय मेजरिंग द फोर्स एंड द रेडियस, इफ़ द एरर इन द फोर्स एंड दिस इन मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अभी प्रेशर की बात की थी बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन πr², तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा एरर में चेंजेस में, दैट इज़ ΔF/F प्लस 2 टाइम्स ΔR/R, पाई तो फिक्स है उसमें एरर होगा नहीं, तो ये फोर्स का एरर कितना है 5%, और ये एरर है 3%, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 11, सॉरी 6 + 5 11, तो 11% का एरर आप फटाफट से लिख सकोगे। तो एरर्स के देखिए इसी तरह के क्वेश्चन, कभी डेंसिटी वाला था पिछली बार ऐसा ही था, तो यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं, यही पूछे भी जाते हैं यार, नीट में इससे ज़्यादा पूछना भी नहीं बनता है। नेचुरल लाइट की बीम एक 5 निकोल प्रिज्म के सिस्टम पे जा रही है, जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे से 30 डिग्री पे टर्न है, कर लो भैया। द फ्रैक्शन ऑफ द इंटेंसिटी दैट पास, देखो पहले से I0/2 जाएगी, क्योंकि वो नेचुरल का मतलब अनपोलराइज है, फिर दूसरे से हो गई cos² 30, तीसरे से फिर cos² 30, चौथे से फिर cos² 30, पाँचवें से फिर cos² 30, तो ये 4 पावर कर लें, तो ये क्या हो जाएगी बेटा I0/2 cos² 30, पहले cos² 30 क्या होता है भाई, cos 30 की वैल्यू मुझे याद है √3/2, तो स्क्वायर मारोगे तो हो जाएगा 3/4 की पावर 4, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 256, 256 512, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 81/512। अब 81/512 देख लो यार कितना आएगा, 0.16 के आसपास ही दिख रहा है, ये सीधा सीधा ऑप्शन लगाओ, मस्त रहो, ठीक है। अगला 42वां प्रश्न देखो, दिखती हुई विजिबल लाइट है, वेवलेंथ है, फॉल कर रही है नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट, प्रोड्यूसर डिफ्रैक्शन पैटर्न, सेकंड डिफ्रैक्शन 60 डिग्री पे आया साहब, तो फर्स्ट मिनिमम θ1 पे होगा, तो पहली चीज़ तो देखो सेकंड मिनिमम कहाँ पे आता है, जहाँ पे अपन बोलते हैं a sin θ = 2 लैम्डा, सो a × sin 60 का मतलब होता है √3/2, दैट इज़ इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब पहला मिनिमा जहाँ पे आएगा वहाँ ए साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बाई, ऊपर से लैम्डा बाई ए की वैल्यू निकालो लैम्डा बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/4। तो अब साइन थीटा √3/4। अब देखो भैया तुम्हें पता है √3/2 साइन थीटा होता है 60 डिग्री पे, तो 60 से तो कम ही है, वो दिख ही रहा है। √3/4 को और अच्छे से देखो, 1.73/4 कितना हो गया, 0.4 और ये 3 आ रहा है तो 0.43 समथिंग आ रहा है। भाई साइन 45 होता है 1/√2.7, तो 45 से भी कम होगा। साइन 30 होता है 1/2, तो 30 से तो बड़ा होगा, ठीक है, 1/2 से बड़ा होगा, सॉरी 1/2 से भी छोटा होगा 0.5, तो 30 से भी छोटा होगा। अब आपको जाना है 20 पे या 25 पे। अब ये वैल्यू निकाल के देख लो यार, 20 पे जाएगा या 25 पे जाएगा। अब ये कैलकुलेशन तो आपको देखनी पड़ेगी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी नहीं कर पाऊँगा, ये थोड़ा सा डेटा ज़्यादा मज़ेदार हो गया। बट जब अपन करते हैं साइन इनवर्स 0.43, ये जब निकालते हैं तो ये लगभग 25.6 डिग्री के आसपास आता है, तो 25 डिग्री इसके साथ जाना मुनासिब होगा, ठीक है। थोड़ा देखो 20 और 25 में मेकआउट करना मुश्किल है, बट वही अब आपको कितना ध्यान रहता है उससे याद रख के देखिएगा। साइन 15 की वैल्यू मैथ्स वाले तो याद रखते हैं, अब आप लोगों को तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता याद रखोगे, तो यहाँ थोड़ा सा डाइसी तो है। नेक्स्ट, दो तार हैं, सेम मटेरियल के हैं, लंबाई बराबर है, रेडियस का रेशियो 1/2 है। ऑन स्ट्रेचिंग ईच ऑफ दीज 2 स्ट्रिंग्स बाय द सेम टेंशन द रेशियो बिटवीन, बाई टेंशन सेम है पहली चीज़ तो है ना, मटेरियल भी सेम है। तो भाई देखो पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/2L। तो भाई मटेरियल सेम है, टेंशन सेम है, ठीक है। V की वैल्यू होती है √T/μ, और म्यू को आपको याद होगा अपन ने ρA लिखना सीखा था, और ρA का मतलब ρ × πr²। तो मटेरियल सेम है तो ये जो V की वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगी, टी भी सेम है तो ये डिपेंड कर जाएगी सीधी 1/r पे। ये सीधा सीधा मुझे समझ चमक रहा है, देख लो टेंशन सेम दे रखी, 1/r पे आ गई, और बाकी लेंथ पे आ गई, लेंथ भी सेम है, तो यहाँ तो F प्रोपोर्शनल टू V आ गया और V प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया। लो भैया खेल ख़त्म, ये 1:2 है तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2:1, ख़त्म कहानी, मज़े करो। चलिए, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज π/3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 50 हर्ट्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इज, यार ये तो आपको पता ही है, फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस लिखते हो 2π/λ × Δx, यही सीखा था बचपन से। चलिए, तो अब क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे, किसकी वैल्यू पूछी गई, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट क्या होगा, λ∆φ/2π, और लैम्डा को आपको पता है क्या लिख सकते हो, यार लैम्डा को V/f लिख सकते हो, V = f लैम्डा होता है, तो V/f × ∆φ/2π। ∆φ π/3 गिवन है, V 330 गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है, ∆φ π/3/2π, पाई से पाई घर गया, सो 330/50 × 1/6, उड़ाया, ये 2 हुआ, ये हुआ 11, तो ये हो गया 11/10। अब 11/10 कितना होता है यार, 1.1 मीटर, मस्त रहो, हो गया ये भी सस्ते में सॉल्व। तो करने लायक यार, सिंपल वेव्स का क्वेश्चन है, बनना चाहिए। नेक्स्ट, वाइल स्लिपिंग ऑन अ रफ सरफेस, अब ये इंपॉर्टेंट है, रफ सरफेस है, ब्लॉक A ऑफ मास m कम्स विथ वेलोसिटी √1.4 gr एट बॉटम B, वर्क डन इन स्लिपिंग द ब्लॉक फ्रॉम B to C इज। देखो यहाँ से यहाँ नॉर्मली देखो आप, यहाँ से यहाँ जब भी जाता, तो अगर यहाँ फ्रिक्शन का जो भी वर्क होगा क्या लिखेंगे अपन, WFK वुड बी इक्वल टू ΔUG + ΔK। तो ΔUG तो होता -mgr प्लस ΔK क्या हो गया, ½ m × V², V² का मतलब हो गया 1.4 gr, तो ये 0.7 हो गया, तो ये -0.3 mgr, इतना वर्क किया फ्रिक्शन ने, ठीक है। तो अगेन फ्रिक्शन वैसे ही रहेगा, B से C जाते हुए भी वो तो बुरे काम ही करता है। तो आपसे क्या पूछा गया, वर्क डन इन स्लिपिंग द ब्लॉक फ्रॉम B to C। अब B से C मुझे लेके जाना है, ये तो खुद ही आ गया था, मुझे लेके जाना है, तो W एक्सटर्नल प्लस W फ्रिक्शन वुड बी इक्वल टू ΔU + ΔK। तो लेट से मुझे लेके जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी लेट से मैंने पूरी हटा दी, धीरे धीरे लेके गया, ΔU कितना होगा, चेंज होगा +mgr, फ्रिक्शन वही खोटे काम करेगा, -0.3 mgr, तो एक्सटर्नल वर्क यहाँ से मेरे को पता है कितना आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1.3 mgr, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का मतलब वही है, B से C लेके जा रहे हो, वो स्पीड को पुरानी वाली को भूल जाओ, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है, वहाँ से वहाँ लेके जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वो डेटा पुराना वाला A to B केवल फ्रिक्शन के लिए दिया हुआ है, B to C आपके लिए एक नया पार्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए ये था आज का अपना, कौन सा था ये अपना टेस्ट नंबर कौन सा था अपना ये, दिस इज़ टेस्ट नंबर 40। तो देखिए 11th पेपर था, देखो हो सकता है कई बार कुछ सॉल्यूशंस और बेटर भी हो सकते हैं, तो कभी भी आपको नहीं आया आप आराम से कमेंट करें, या मेरे टेलीग्राम या फेसबुक पेज पे आप मुझे रिक्वेस्ट कर दें, कहीं भी आपको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैं दे दूँगा। देखिए मेरा मानना ये होता है कि आप
उन बच्चों के लिए सोल्यूशन है जिनका ठीक ठाक तैयारी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इमेजिन करता हूँ कि वो खुद से मेकआउट कर लेंगे। बट फिर भी मेरे हिंट के बाद भी, एनटीए सोल्यूशन के बाद भी कहीं भी कुछ भी कंसेप्चुअल डाउट रहता है, आप फ्री टू आस्क, मतलब बिल्कुल फील फ्री, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर एज मच एज आई कैन। जितनी मेरी क्षमता है मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।